नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। संज्ञानात्मक विकास का पिता किससे कहा जाता है? स्टैनली हॉल को, प्रेयर को, पियाजे को, वांस्टन को। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का पिता किसको कहा जाता है? पियाजे को कहा जाता है। देखिए अभी इसके बाद जो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को भी करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी कर रहे हैं, इसका और टॉपिक चलेगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव होगा। तो उस ऑब्जेक्टिव में हम आपको दिखाएंगे कि किस राज्य में कहाँ से प्रश्न पूछा गया है जिन पे आ जाएगा। इसलिए आप सभी जुड़े रहिएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जेटेट के लिए आपको हम यहाँ पे आपके अनुसार JCERT किताब से हैंड रिटेन नोट्स बना के आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आप कम पढ़ के ज़्यादा अंक उठाइएगा, हूबहू प्रश्न यहाँ से भिड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप सभी को जैसे ही मिलता है आप यहाँ से फ़ोन करके ज़रूर जुड़ जाइए। बहुत ही चीप रेट पर आपको सारे PDF वीडियो और क्लासेज मुहैया करवा जा रही है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो आप यहाँ से जुड़ करके अवश्य तैयारी कीजिएगा। मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, नहीं तो एक बार मोबाइल नंबर आप लिख लीजिएगा 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ से जुड़ करके आप तैयारी कीजिएगा, जिससे आपको यहाँ पर रिजल्ट 100% होगा। इसलिए आप सभी अभी का अवश्य जुड़िएगा। ठीक है, चलिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, बताइए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है बताइए। तो पूर्व संक्रियात्मक क्या था? सबने में स से संवेदीगामक अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष था। सबने पूरी मतलब यहाँ पे पूरी में पूर्व से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो 2 के बाद 2 से 7 था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपसे पूछा है, तो 2 से 7 किस में? बी में है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर? तो एक बार देखिए, यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो बार बार किसी भी तरह से प्रश्न घुमा के फिरा के पूछता है, आप वहाँ को रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ एक जगह रटना है और वहीं पे आपको काम करना है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? बता दीजिएगा, फटाक से बताइएगा। क्या प्रश्न था? सबने पूरी मूर्ति की आपकी। ठीक है, सबने मतलब संवेदीगामक अवस्था, ये पहली अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरा बार लिखा हुआ, इसलिए दूसरी अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरा बार लिखा हुआ, ये तीसरी अवस्था है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था चौथा बार लिखा हुआ, ये चौथी संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो आपको तृतीय अवस्था पूछा है, तो तृतीय कौन जा रहा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जा रहा है। राइट आंसर आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को इंगित कर रहा है? 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, वो कौन सी अवस्था को इंगित कर रहा है? ठीक है, पहला संवेदीगामक अवस्था होता है 0 से 2 वर्ष। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है 2 से 7 वर्ष। तो आपसे 2 से 7 वाला ही पूछा है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की ओर इंगित कर रहा है। ठीक है, और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड टेट 2018 में पूछा गया था। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, क्या उद्देश्य है? केवल बालक की तर्क शक्ति का मूल्यांकन। ठीक है, केवल शब्द आ गया है, देखिए ये हो सकता है कि आपको गलत हो जाए। विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन, विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन एकदम बिल्कुल सही है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है? सर्वांगीण विकास कहता है। ठीक है, सर्वांगीण विकास कहता है। ठीक है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। उद्देश्य ये है। केवल छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन, केवल लग गया, बिल्कुल रॉन्ग। ये छात्र के ज्ञान कहीं नहीं करता है, ज्ञान में संज्ञानात्मक और ससंज्ञानात्मक दोनों करता है, भी गलत हो गया। केवल छात्र की समझ का करता है, ये भी गलत हो गया। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य इसमें जो चारों में है वह है विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, चलिए अगला है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सीजी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, असत्य कथन को चुनना है। ठीक है, यह शिक्षार्थियों के अंतराल को बढ़ाकर नियमित जांच नहीं करता है, बिल्कुल असत्य है। यह क्या करता है बोलिए? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या करता है? तो वह अंतराल को बढ़ाकर नियमित जांच करता है। यहाँ नहीं शब्द आगे इसलिए गलत है। शैक्षिक क्षेत्र का आकलन होता है, बिल्कुल है। सीसीई में शैक्षिक क्षेत्र का आकलन होता है। ठीक है, शैक्षिक क्षेत्र का आकलन होता है, बिल्कुल से शैक्षिक का भी होता है, शैक्षिक का भी होता है। उसके बाद और क्या दे रहा है? निर्माणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का जांच होता है, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का मूल्यांकन होता है, बिल्कुल सही। यानी बी भी सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सही कह रहा है, सी भी सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सही है, और डी भी सही है। तो इसमें पूछा था असत्य कौन है, गलत कौन सा एक कथन है इसमें? तो गलत है कि शिक्षार्थियों के अंतराल को बढ़ाकर नियमित जांच नहीं करता। ये नियमित जांच रहता तो हो जाता, इसलिए इसके अनुसार असत्य कथन कौन सा इसमें? फर्स्ट है। बाकी तीनों कथन जो है आपका सत्य है। ठीक है, सीसीई का पूर्ण रूप है, सीसीई का पूर्ण रूप है, बहुत बार पूछा गया है, हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए। ये पंजाब टेट 2017 में पूछा गया था। तो सीसीई का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे आपको हमने बताया था कंटिन्यूअस, सतत, और एक सी का मतलब था कॉम्प्रहेंसिव, और ई का मतलब था इवैल्यूएशन। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस में है? सी में है। अंग्रेजी वर्ड भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी अंग्रेजी देता है। सी से है आपका कंटिन्यूअस, सी से आपका है कंटिन्यूअस एंड, और एक सी का मतलब कॉम्प्रहेंसिव, और ए का मतलब है एवैल्यूएशन। ठीक है, याद रखिएगा, अंग्रेजी में भी कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछ दिया जाता है। ठीक है, अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में दूसरा सी का क्या अर्थ है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में दूसरा सी का क्या अर्थ है? ठीक है, फर्स्ट सी का मतलब क्या है बताइएगा? कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस जिसका मतलब होता है सतत, लगातार। ठीक है, और दूसरा सी का मतलब क्या है? कॉम्प्रीहेंसिव जिसका मतलब होता है व्यापक, उसका मतलब होता है समग्र। ठीक है, अब देखिए तो दूसरा सी में क्या होता है? तो उसमें शैक्षिक क्षेत्र और शैक्षिक क्षेत्र, या शैक्षणिक और शैक्षणिक क्षेत्र, तो दोनों क्षेत्र का मूल्यांकन होता है। ठीक है, व्यापक में शैक्षणिक क्षेत्र का भी होता है और शैक्षणिक क्षेत्र का भी होता है। ठीक है, शैक्षणिक क्षेत्र में क्या है? देखिए थ्योरी क्लासेज को आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, जो नहीं देखें थ्योरी क्लासेज, इसका पार्ट 1 है, आप सभी कोई देख लीजिएगा। ठीक है, तो शैक्षणिक क्षेत्र का और शैक्षणिक दोनों का मूल्यांकन होता है। अब देखिए यहाँ पे, तो शैक्षणिक क्षेत्र में क्या हो गया? तो उस शैक्षणिक क्षेत्र में उसके शिक्षक जो पढ़ाने वाले विषय हैं, गणित, ठीक है, विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, इसका जांच। और शैक्षणिक में शिक्षक के प्रति व्यवहार, ठीक है, बच्चों के प्रति व्यवहार, स्कूल में ड्रेस किस प्रकार का है, उसका व्यवहार किस प्रकार का है, खेलकूद में रुचि कैसे, ये उसके शैक्षिक पक्ष है। ठीक है, शैक्षिक है ये शैक्षिक, दोनों पक्ष का जो होता है वो दूसरा सी में आता है, व्यापक मूल्यांकन में आता है। ठीक है, चलिए सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है कि सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। यूपी टेट 2017। ठीक है, सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को रैंक देना, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति का मूल्यांकन करना, केवल परीक्षा का डर पैदा करना। सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो छात्रों को रैंक देना ये सीसीई का उद्देश्य नहीं है। रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाना ये सीसीई का उद्देश्य नहीं है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति का मूल्यांकन करना ये सीसीई का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान लगातार उसकी प्रगति का हम लोग क्या करते हैं? मूल्यांकन करते रहते हैं। ठीक है, केवल परीक्षण का डर पैदा करना, केवल परीक्षण का डर पैदा करना, ये भी बिल्कुल गलत है। यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर। बुद्धि लब्धि 100 है, वह किस प्रकार का बच्चा है? चार्ट को निकालिए दिमाग में से और निकालिए। ठीक है, ये पंजाब टेट 2018 और यूपी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है वह किस प्रकार का बच्चा है बताएंगे। तो 90 से 100 के बीच में यह बच्चा कैसा होता है? आपको भी बताया था, एवरेज होता है, सामान्य होता है। तो 90 से 110 तक में होता है। ठीक है, 90 से 110 तक वाला क्या होता है? सामान्य होता है। तो ये 100 पढ़ रहा है 90 से 110 के बीच में, इसलिए सामान्य बुद्धि का बच्चा है, सामान्य बुद्धि। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 90 है, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 90 है वह किस प्रकार का बच्चा है? ठीक है, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 90 है वह किस प्रकार का बच्चा है? ठीक है, देखिए बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच, यानी 90 से ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, 90 से 100 के
बीच होना चाहिए। तो वो 90 से 110 के बीच में होता है, तो वो सामान्य बुद्धि का होता है। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 90 है, ठीक है, वह किस प्रकार का होगा, तो वह जो है आपका यहाँ पर मंद बुद्धि में चला जाएगा, या नहीं तो आप उसको सामान्य बुद्धि में भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यह 90 पर आकर के ठीक है, ठीक है। 90 तक तो मंद बुद्धि होता है, 90 से ऊपर और 100 के बीच ये आपका चला जाता है सामान्य बुद्धि में, 90 से ऊपर और 100 के बीच, लेकिन ये 90 पर है तो इसको आप मंद बुद्धि में टिक कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन देख लेना है, ऐसे इसका मंद बुद्धि में आपका चला जाएगा, चार्ट पर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बुद्धि लब्धि पर आधारित आंकिक प्रश्न, ठीक है, बुद्धि लब्धि पर आधारित आंकिक प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। बुद्धि लब्धि का सूत्र हमने आपको क्या बताया था, बुद्धि लब्धि का सूत्र था आपका मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। तो इसी पर हम लोग यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आपका एग्जाम में पक्का रहेगा, एक प्रश्न आपका एग्जाम में बुद्धि लब्धि निकालने के लिए पक्का रहेगा, तो उसको भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। सूत्र है आपका, सूत्र आपको दिखा दिए हैं। चलिए इसे प्रश्न किस प्रकार का आता है उसको भी बनाने का कोशिश हम लोग करते हैं, ठीक है। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, ठीक है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, MP टेट 2016 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए करते हैं। 5 वर्ष का मोहन 5 वर्ष का है, मतलब जो उसका आयु होता है वो क्या कहलाता है, वास्तविक आयु कहलाता है। जितना उम्र का कोई बच्चा होता है वो उसका वास्तविक आयु होता है, ठीक है। वास्तविक आयु कितना है आपका 5 वर्ष है, और मानसिक आयु 8 वर्ष है। 5 वर्ष का मोहन है लेकिन वो 8 वर्ष के बच्चा का जैसा काम कर रहा है, तो 8 वर्ष के बच्चा यानी वो मानसिक आयु है, तो मानसिक आयु आपको दे दिया कितना 8 वर्ष, ठीक है। मानसिक आयु बराबर दे दिया 8 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। चलिए ठीक है, आपको पता है बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आयु, तो मानसिक आयु 8 वर्ष बट्टे वास्तविक आयु, तो वास्तविक आयु 5 हो गया, और इंटू क्या हो गया 100 हो गया। 5 से 20 बार में कटेगा 100, तो 20 अट्ठे 160 यानी 160 हो गया। तो यह क्या है 140 से अधिक वाला सेशन में जा रहा है, तो 140 से अधिक है, इसलिए कैसा बच्चा है, ये प्रतिभाशाली बच्चा है, ठीक है। तो इसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी 160 होगी, और 160 ऑप्शन किस में है, बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बाकी नीचे देखिए बनाया हुआ है, बच्चा 5 वर्ष का है तो वास्तविक आयु 5 वर्ष, 8 वर्ष के जैसा सोच रहा है तो मानसिक आयु 8 वर्ष, इसलिए बुद्धि लब्धि का सूत्र मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 8 बट्टे 5 गुने 100, 5 से 20, 8 20 से 160, यह बच्चा प्रतिभाशाली है, क्लियर, यह बच्चा प्रतिभाशाली है। चलिए अगला प्रश्न बनाइएगा, देखिए आप लोग भी बनाते चलिएगा, फटाफट बनाकर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। अगर बुद्धि लब्धि आपको सही में समझ में आ जाए तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा कि बुद्धि लब्धि क्लियर है मेरा, ठीक है, मेरा बुद्धि लब्धि क्लियर है, लिख के जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और जेटेट में परचम लहराना है तो यहाँ से जुड़ जाइए, और सारा कुछ आपको इसी तरह से बहुत हल्के स्वभाव में सारा चीज़ हमने मेंशन कर दिया, सभी सब्जेक्ट का, आप यहाँ से जुड़ जाइएगा, ठीक है। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, उत्तराखंड टेट 2020 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे 10 वर्ष का बच्चा है, बच्चा 10 वर्ष का है, तो 10 वर्ष का बच्चा है मतलब ये कौन सा आयु है, उसका वास्तविक आयु है, ठीक है, वास्तविक आयु है। वास्तविक आयु कितना हो गया आपका 10 वर्ष हो गया। मानसिक आयु 12 वर्ष का है, उसका दिमाग कितना काम कर रहा है, मानसिक आयु कितना है, वो 12 वर्ष के बच्चा का जैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि निकाल दीजिए, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको याद है क्या, ये क्या सूत्र याद था आपको, मानसिक आयु बट्टे क्या था वास्तविक या कालानुक्रमिक आयु, और इंटू क्या था 100 था। तो मानसिक आयु कितना है बच्चा का 12 वर्ष, और वास्तविक आयु वह बच्चा कितना का है 10 का है, और इंटू क्या कीजिएगा 100 कीजिएगा, 10 दहाई 100 हो जाएगा, बराबर 120 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चा का बुद्धि लब्धि अगर 110 से 120 तक है, 110 से 120 तक है, तो यह बच्चा कैसा होगा बताइए, तो यह बच्चा आपका जो होगा तीव्र बुद्धि का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे वास्तविक आयु बुद्धि लब्धि निकल गया है 120 है, और बच्चा तीव्र बुद्धि का है, देखिए लिखा हुआ। लिखित में कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की नहीं है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो विशेषता है वो बाल केंद्रित शिक्षा का नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। ये हरियाणा टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। शिक्षण के विभिन्न विधियां अपनाना, केवल पाठ्य पुस्तक को ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत बनाना, बच्चों के चहुमुखी विकास पर ध्यान देना, और लचीला पाठ्यक्रम होना, ठीक है, क्या इसमें आपका है, ठीक है।
कौन सी विशेषता नहीं है, आपसे पूछा गया है बाल केंद्रित शिक्षा का। तो बाल केंद्रित शिक्षा का कौन सा इसमें विशेषता नहीं है, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या करता है, तो शिक्षण की विभिन्न विधियों को अपनाता है, ठीक है। केवल पुस्तक को ही ज्ञान का मात्र स्रोत मानता है, ये गलत है। बाल केंद्रित शिक्षा केवल पुस्तक पर आधारित नहीं होता है, केवल पुस्तक पर आधारित नहीं होता है। बाल केंद्रित शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं होता है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। बहुत बच्चे के चौमुखी विकास पर ध्यान देता है, तो ये बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया गया है। और लचीला पाठ्यक्रम, तो बाल केंद्रित शिक्षा का पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। अभी आपने इसके पहले विशेषता में सभी को देखा था, या पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए था, उसमें आप लोगों ने देखा था इस सारे पॉइंट को, ठीक है। तो आपसे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कौन सा नहीं था, तो केवल पाठ्य पुस्तक को ही ज्ञान का एक स्रोत माना जाता है, ये आपका गलत है, ये आपका सही है। जो पूछा गया है वो नहीं है। क्लियर। सीसीई का पूर्ण रूप है, सीसीई का पूर्ण रूप है, बहुत बार पूछा गया है, हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए। ये पंजाब टेट 2017 में पूछा गया था। तो सीसीई का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पे आपको हमने बताया था कंटिन्यूअस, सतत, और एक सी का मतलब था कॉम्प्रहेंसिव, और ई का मतलब था इवैल्यूएशन, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस में है, सी में है। अंग्रेजी वर्ड भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी अंग्रेजी देता है। सी से है आपका कंटिन्यूअस, सी से आपका है कंटिन्यूअस एंड, और एक सी का मतलब कॉम्प्रहेंसिव, और ए का मतलब है एवैल्यूएशन, ठीक है। याद रखिएगा, अंग्रेजी में भी कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछ दिया जाता है, ठीक है। अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में दूसरा सी का क्या अर्थ है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में दूसरा सी का क्या अर्थ है, ठीक है। फर्स्ट सी का मतलब क्या है बताइएगा, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस जिसका मतलब होता है सतत, लगातार, ठीक है। और दूसरा सी का मतलब क्या है, कॉम्प्रीहेंसिव जिसका मतलब होता है व्यापक, उसका मतलब होता है समग्र, ठीक है। अब देखिए तो दूसरा सी में क्या होता है, तो उसमें शैक्षिक क्षेत्र और सशैक्षिक क्षेत्र, या शैक्षणिक और सशैक्षणिक क्षेत्र, तो दोनों क्षेत्र का मूल्यांकन होता है, ठीक है। व्यापक में शैक्षणिक क्षेत्र का भी होता है और सशैक्षणिक क्षेत्र का भी होता है, ठीक है। शैक्षणिक क्षेत्र में क्या है, देखिए थ्योरी क्लासेज को आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, जो नहीं देखें थ्योरी क्लासेज, इसका पार्ट 1 है, आप सभी कोई देख लीजिएगा, ठीक है। तो शैक्षणिक क्षेत्र का और सशैक्षणिक दोनों का मूल्यांकन होता है। अब देखिए यहाँ पे, तो शैक्षणिक क्षेत्र में क्या हो गया, तो उस शैक्षणिक क्षेत्र में उसके शिक्षक जो पढ़ाने वाले विषय हैं, गणित, ठीक है, विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, इसका जांच। और सशैक्षणिक में शिक्षक के प्रति व्यवहार, ठीक है, बच्चों के प्रति व्यवहार, स्कूल में ड्रेस किस प्रकार का है, उसका व्यवहार किस प्रकार का है, खेलकूद में रुचि कैसे, ये उसके सशैक्षिक पक्ष है, ठीक है। शैक्षिक है, ये सशैक्षिक, दोनों पक्ष का जो होता है वो दूसरा सी में आता है, व्यापक मूल्यांकन में आता है, ठीक है। चलिए, सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है कि सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। यूपी टेट 2017, ठीक है। सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों को रैंक देना, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति का मूल्यांकन करना, केवल परीक्षा का डर पैदा करना। सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो छात्रों को रैंक देना, ये सीसीई का उद्देश्य नहीं है। रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाना, ये सीसीई का उद्देश्य नहीं है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति का मूल्यांकन करना, ये सीसीई का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान लगातार उसकी प्रगति का हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन करते रहते हैं, ठीक है। केवल परीक्षण का डर पैदा करना, केवल परीक्षण का डर पैदा करना, ये भी बिल्कुल गलत है, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सीसीई का एक उपकरण नहीं है, इसमें कौन सा ऐसा है उपकरण जो सीसीई का उपकरण नहीं है, ठीक है। पंजाब टेट 2019 में पूछ दिया। पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, वार्षिक बोर्ड परीक्षा, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, ठीक है। देखिए आपको जो यहाँ पे हमने सी कंटिन्यूअस वाला में बताया था, तो कंटिन्यूअस वाला में आपका एफ है और एस है। तो एफ है का जांच किससे होता है, तो उसके पोर्टफोलियो से, उसके चेक लिस्ट से, उसके उपाध्याय रिकॉर्ड से। बोर्ड परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है सीसीई का, ठीक है। बोर्ड परीक्षा इसके अंकन का उपकरण नहीं है। क्लियर, तो आपको थ्योरी क्लासेस में ये पूरा क्लियर कर दिया गया था, आप देख लिए होंगे और अभी भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो पोर्टफोलियो जो है उपकरण है सीसीई का, चेकलिस्ट सीसीई का उपकरण है, और उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड जो है वो भी सीसीई का उपकरण है। वार्षिक बोर्ड परीक्षा इसका उपकरण नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। मूल्यांकन की वह प्रक्रिया जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ चलती है कहलाती है। उत्तराखंड टेट 2018 में पूछा गया है, ठीक है।
योगात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, वाह्य मूल्यांकन या आपका है कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मूल्यांकन की वह प्रक्रिया जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ चलती है। ठीक है, जैसे आज हमने इस चैप्टर को पढ़ाया और उसके बाद उसका मूल्यांकन कर लिया। ठीक है, तो एक क्या कहलाएगा, ये FA कहलाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाएगा, जो हम उस चैप्टर का हर महीना पर 2 महीना पर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट या इसी को कहते हैं हम लोग निर्माणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो ये कौन सा है जो अधिगम के साथ चलते रहता है, तो है आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं बताइए। पियाजे साहब को हमने बोला था, क्या बोला था आप सभी को, कि आप सभी छोड़ के नहीं जाइएगा, नहीं तो पियाजे आपको छोड़ के आ जाएंगे। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं आप सभी बताइएगा। तो बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, उसको याद करने के लिए हमने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, सबने पूरी की मूर्ति आपकी, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। देखिए इसी का सबने, स से संवेदी गामक अवस्था होता है जन्म से 2 वर्ष, और पूरी में पू से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है सेकेंड वाला, और मूर्ति में मुँह से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है थर्ड वाला, और मूर्ति पूरी में यहाँ पर औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा, ये चौथा स्टेज हो गया। ठीक है, याद कर लीजिएगा सभी को, यहाँ से प्रश्न छोड़ के नहीं जाइएगा, भर के यहाँ से प्रश्न देगा, छोड़ के जाइएगा तो निराश होकर आइएगा, इसलिए पकड़ लीजिएगा इसको। ठीक है, पियाजे की प्रथम अवस्था किस नाम से जानी जाती है बताइए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, क्या होता है, तो पियाजे के लिए ट्रिक क्या बोल रहे थे आपको, कि सबने पूरी की मूर्ति आपकी, तो सबने में स और स होता है संवेदी गामक अवस्था या पेशीय अवस्था हम लोग जिसको कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है बताइए। 7 से, तो अवस्था कैसे आप लोग याद किए हैं, तो 0 से 2, फिर 2 से 7, फिर 7 से 11, और क्या होता है, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था, यहाँ पे पूरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ति में मुंह से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ऊपर जाइएगा तो अमूर्त, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो गया। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए प्रश्न ये जेटेट में भी पूछा गया था, बार बार प्रश्न आता है, बस ये चारों को आप देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से एक प्रश्न आपका, 1-2 प्रश्न जो भी आएगा वो अवश्य ही पकड़ा जाएगा। ठीक है, जिन पियाजे साहब से एक प्रश्न तो आप लोग एग्जाम देते होंगे तो आप लोग देखे होंगे एक प्रश्न आपका छपा रहता है, और ये एज वाला तो बार बार रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर से हमने आपके लिए बना दिया है, फिर से यहाँ पे चार्ट बना दिया है जो नोट्स बना रहे हैं, तो एक बार देखिए यहाँ पे आपको सबने पूरी की मूर्ति आपकी। ठीक है, बन गया ना यहाँ से ट्रिक। चलिए, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र क्या है बताइए। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र क्या है, तो जन्म से 24 माह, ये तो आपको शुरू से है, इसलिए संवेदी गामक अवस्था या इसको पेशीय अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, पूरी यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको 2 से 7 वर्ष कहते हैं। सबने पूरी की मूर्ति। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और ऊपर हो जाता है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो चलता है 11 वर्ष के बाद या 11 वर्ष के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, यानी 11 वर्ष के बाद यह शुरू होता है। ठीक है।